ब्रिटेन में एंटी हिंदू गैंग मनमानी कर रहा है और वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस इस मनमानी पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कल यानी मंगलवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में 200 से ज्यादा मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दुर्गा मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। 100 घंटों के भीतर दूसरी बार हिंदू आस्था के खिलाफ ऐसी हरकत की गई है। बीते शनिवार को ब्रिटेन के लेस्टर शहर में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने मंदिर को निशाना बनाया था। भगवा ध्वज गिरा दिए गए थे और अब बर्मिंघम के स्मिथविक में कट्टरपंथियों ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया है। यह दावा किया जा रहा है कि इस दौरान मंदिर को निशाना बनाते हुए बोतल और पटाखे जलाकर फेंके गए। और ब्रिटेन के स्मिथविक में हिंदुओं के खिलाफ हुए प्रदर्शन की तस्वीरों पर हमने आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन इसे दिखाने से पहले हम आपको स्मिथविक शहर में आबादी से जुड़े कुछ आंकड़े जरूर दिखाना चाहते हैं। जरा जानिए। स्मिथविक एक औद्योगिक शहर है जहां काफी संख्या में एशियाई देशों से आकर लोग रह रहे हैं। स्मिथविक में हर 100 में से 37 लोग एशियाई मूल के हैं। इनमें 15.7% यानी लगभग 100 में से 16 लोग भारत से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर यहां रहने वाले लोगों की कुल संख्या अगर मिला दी जाए तो भारतीयों की संख्या से यह ज्यादा हो जाती है। यानी स्मिथविक में हर 100 में से 17 लोग या तो पाकिस्तान से हैं या फिर बांग्लादेश से हैं। तो ब्रिटेन में रह रहे मुस्लिम कट्टरपंथी इन दिनों क्या कर रहे हैं? ये मजहब के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग मुस्लिमों को एकजुट करते हैं और फिर हिंदू मंदिरों को, वहां रहने वाले हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। ब्रिटेन के स्मिथविक में मंदिर कैंपस की दीवार पर चढ़कर प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं। मंदिर के सामने प्रदर्शन कर रही नकाबपोशों की भीड़ मजहबी नारे लगा रही है। ये सफेद रंग का मंदिर है। इस पूरे परिसर को दुर्गा भवन के नाम से जाना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज है और यहाँ से लेकर कुछ दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शनकारियों की भीड़। प्रदर्शन की ये तस्वीरें मंगलवार शाम की हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी तेजी से मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ की पुलिस उन्हें रोक रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के होते हुए भी प्रदर्शनकारी मंदिर परिसर की दीवार पर कैसे चढ़ गए। प्रदर्शनकारी मंदिर परिसर में बोतल और पटाखे जलाकर फेंकने में कामयाब कैसे हो गए? भीड़ ने मंदिर के पदाधिकारियों को धमकाने की हिम्मत कैसे की? This is a message from Birmingham to all the BJP and the youth supporters. You're not welcome in Birmingham. You're not welcome in Leicester. You're not welcome. You're not welcome anywhere in the UK. None of your speakers, anyone you're trying to call speakers that come down, we're going to turn up for all of them. So stop organising this bullshit. Here now, outside the Monday, it's a peaceful protest. We're not causing no trouble, but we turn. You know, if you come down, we're all going to be here for you. Come look, show them, look around. Cancelled. Look how many men have turned up. We've got no issue. Hindus that are from Britain, we got no issue with British Hindus. We grew up with them, we know all of them. But the rest of you BJP, RSS freshies, if you come in, you're going to get met by us time. So if you want to come to Birmingham, Leicester, Nottingham, London, just give us a time and a place and we're there. ये शख्स प्रदर्शनकारियों की भीड़ का ही हिस्सा है जो ब्रिटेन की सड़क पर सरेआम धमकी दे रहा है। अब सवाल है कि मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने इस मंदिर को ही निशाना क्यों बनाया? परम शक्तिपीठ और वात्सल्य ग्राम की संस्थापक साध्वी ऋतंभरा का ब्रिटेन में कई शहरों में कार्यक्रम होना था। दावा किया जा रहा है कि उनका कार्यक्रम दुर्गा भवन मंदिर में भी होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सारे कार्यक्रम 5 दिन पहले ही रद्द कर दिए गए थे। इसके बावजूद बर्मिंघम में रहने वाले मुस्लिम समुदाय में से एक गुट ने मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
शनिवार को ब्रिटेन के लेस्टर शहर में भी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया था। लेस्टर में प्रोटेस्ट के नाम पर एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी ने मंदिर पर चढ़कर भगवा ध्वज को झुका दिया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया था। उस घटना को लेकर भारत ने ब्रिटेन के सामने शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद भी ब्रिटेन में हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश रुकी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब बात दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत के लहराते परचम की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र चल रहा है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी चर्चा मोदी की ही हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी की कही एक बात ने पश्चिमी देशों को मुरीद बना लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। यहां तक कि अमेरिका ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। आज का युग युद्ध का है नहीं। दुनिया के बड़े बड़े मंच पर दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "The time is not for war." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने भले ही ना जा रहे हों, लेकिन वहां चर्चा उन्हीं की हो रही है। I think what Prime Minister Modi said is a statement of principle on behalf of what he believes is right and just. आज का युग युद्ध का है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही ये बात दुनिया के लिए ब्रह्म वाक्य बन गई है। 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे और सरल शब्दों में समझाया था कि युद्ध छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। यूक्रेन पर युद्ध के हमले के 7 महीने पूरे हो रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी जंग थमी नहीं है और पुतिन के इरादों को देखकर लगता भी नहीं कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। इस लड़ाई में यूक्रेन का खुलकर साथ दे रहे पश्चिमी देशों को लगता है कि अगर रूस को जंग रोकने के लिए कोई मना सकता है तो वो भारत ही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से समरकंद में जो बातें कही, संयुक्त राष्ट्र में वो पश्चिमी देशों की जुबान पर आ गई। फिर चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो या फिर अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "The time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face." I think what Prime Minister Modi said is a statement of principle on behalf of what he believes is right and just. Was very much welcomed by the United States and for the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time for war to end. And the way this war should end is for Russia to abide by the basic terms of the UN Charter and to return the territories that it has seized by force. This is a message that every country, however they feel about Russia, Ukraine, the United States,
everyone should be able to center around this basic proposition. You cannot conquer your neighbor's territory by force. यूक्रेन पर रूस का हमला इस बार यूएनजीए में सबसे बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी देशों के नेता पुतिन पर संयुक्त राष्ट्र के मंच से लगातार हमला कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को हथियार बनाकर पुतिन पर चला रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अब भारत उस मकाम पर खड़ा है जहां उसकी बात सुनी ही नहीं जाती, बल्कि दुनिया दोहराती भी है। नया हिंदुस्तान, नया भारत आज नई रीति और नई नीति से आगे बढ़ रहा है। मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका तय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई 7 महीने पहले शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग रोकने के लिए कई बार पहल की, क्योंकि दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके संबंध रूस, यूक्रेन और अमेरिका तीनों ही देशों के साथ, तीनों ही देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ बहुत ही अच्छे हैं। वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 5 बार बात की, 4 बार फोन पर बात की और 1 बार आमने सामने बैठकर। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से यही कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। प्रधानमंत्री ने 2 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने 4 बार बातचीत की और मोदी के मुरीद बन चुके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी 4 बार उनकी बात हुई और हर बार यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा हुई। और देश हित में अब बात करते हैं पाकिस्तान के दोस्त टर्की की, जिसे अब भारत की ताकत और अहमियत नजर आने लगी है और इसका असर भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन के बयानों में भी नजर आने लगा है। अर्दोआन, जिनका रुख पहले कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ था, अब समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बदला लग रहा है। टर्की का भारत के खिलाफ रवैया और कश्मीर पर सुर कैसे और क्यों बदला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान का दोस्त टर्की, पाकिस्तान को खतरनाक हथियारों से लैस करने वाला टर्की, कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला टर्की, भारत के दोस्तों की लिस्ट से हमेशा आउट रहा टर्की। क्या वो टर्की अब बदल गया है? क्या अब टर्की पाकिस्तान को खुश करने वाले और भारत को नाराज करने वाले बयान देने से तौबा करने का मन बना चुका है? पहले आप समझिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत को लेकर टर्की का रुख बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समरकंद में हुई मुलाकात के बाद टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन के सुर भारत के खिलाफ नरम नजर आ रहे हैं। यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले तैयब अर्दोआन के बोल भी बदल चुके हैं। टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की 77वीं आम सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार अर्दोआन के बयान में भारत के खिलाफ तल्खी गायब थी। पहले आप अर्दोआन के बयान को सुनिए, इसके बाद हम आपको इसकी वजह भी समझाएंगे। India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. टर्की की कश्मीर पर इतनी शांति तो पाकिस्तान को भी टेंशन में डाल देगी, लेकिन टर्की के मिजाज बदलने का अंदाजा तो उसी वक्त लगाया जाना शुरू हो गया था जब समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं होने के बावजूद टर्की की तरफ से राष्ट्रपति अर्दोआन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात की पहल की गई। इसके बाद दोनों नेताओं में द्विपक्षीय वार्ता हुई और अब इस बातचीत का असर भी
टर्की के रुख पर दिखाई देने लगा है। टर्की का रिकैलिब्रेशन हो सकता है, मतलब उनका जो पोजीशन विज़ावी इंडिया है वो काफ़ी टफ रहा था पहले, लेकिन हो सकता है अभी थोड़ा रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं। टर्की पहली नेटो कंट्री होगी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल चाहती है, तो ये भी एक वजह हो सकता है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है। चलिए अब आप समझिए आखिरकार यूएन में अर्दोआन के कश्मीर पर रुख को क्यों बदला बदला कहा जा रहा है। ये समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कैसे 2019 से लेकर 2022 तक अर्दोआन के कश्मीर पर बयान बदलते गए। 2019 यानी वो साल जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। तब अर्दोआन ने यूएन में कहा था कि जम्मू कश्मीर में नाकाबंदी की गई है। 2020 में अर्दोआन ने यूएन में कहा कि कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है जो 370 हटाने से और ज्यादा जटिल हो गया है। 2021 में अर्दोआन ने कहा कि कश्मीर मसले का समाधान यूएन के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। लेकिन 2022 आते आते अब अर्दोआन कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला बता रहे हैं। भारत ने हमेशा टर्की को कश्मीर का मुद्दा उठाने पर आड़े हाथ लिया और अब टर्की वही रुख पकड़ने लगा है जो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद दूसरे देशों ने पकड़ा था। लेकिन इससे पहले टर्की ने हर गलत सही मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, फिर चाहे वो कश्मीर हो या फिर FATF। ताज़ा बयान से पहले टर्की के पाकिस्तान सपोर्ट और भारत विरोध को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि टर्की ने अपना बायर कतार ड्रोन पाकिस्तान को देने और भारत को कभी न देने का ऐलान भी किया था। लेकिन पाकिस्तान की मांगने की आदत से अब शायद टर्की भी परेशान होने लगा है। पाकिस्तान में भी इस बात की चर्चा शुरू है। टर्किश एयरलाइन ने पाकिस्तान में अपना टिकट बेचने बंद कर दिए। कहते हैं ऑनलाइन लिया करो क्योंकि वहां पर डॉलर नहीं मिलते, हमारे पैसे फंस जाते हैं। फिलहाल धीरे धीरे ही सही, लेकिन टर्की सही लाइन पर लौट रहा है क्योंकि उसे भी दुनिया में भारत के बढ़ते कद और पाकिस्तान की खत्म होती साख का अंदाजा लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कश्मीर पर टर्की के रुख में नरमी तो आई है, लेकिन भारत इतने से मानने वाला नहीं है। भारत किसी भी दूसरे देश के कश्मीर मुद्दे पर कुछ भी बोलने के खिलाफ है और टर्की के पाकिस्तान प्रेम का असर भारत और टर्की के रिश्तों पर भी हमेशा दिखाई देता रहा है। टर्की कश्मीर और FATF में पाकिस्तान का समर्थन करता आया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मिडिल ईस्ट के सभी प्रमुख देशों का दौरा कर चुके हैं, कभी टर्की की यात्रा पर नहीं गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के अंत में प्रधानमंत्री टर्की जाने वाले थे, लेकिन अर्दोआन की कश्मीर पर टिप्पणी की वजह से यह यात्रा कैंसिल कर दी गई। टर्की कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की आलोचना भी करता था, तो भारत ने भी उत्तरी सीरिया में कुर्द फोर्स पर टर्की के हमले की आलोचना की। टर्की धार्मिक आधार पर पाकिस्तान को समर्थन और सैन्य मदद देता रहा। टर्की के पाकिस्तान प्रेम की वजह से ही भारत ने टर्की की कंपनी अनादोलू शिपयार्ड से भारत में नेवी सपोर्ट शिप बनाने की डील रद्द की थी। और कुल मिलाकर टर्की ने अगर भारत के खिलाफ बयानबाजी की तो उसे इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। महिलाओं की मर्जी, उनकी आजादी और उनकी जिंदगी, ये सब ईरान के कट्टरपंथी कानून ने जैसे किसी पिंजरे में बंद कर दिए थे। ईरान में महसा अमीनी की मौत से शुरू हुआ एक विरोध प्रदर्शन अब दुनिया भर के कई देशों में हो रहा है। ईरान की महिलाएं पाबंदियों की जंजीर को तोड़ रही हैं और हर तरफ महिलाओं की आजादी का नारा गूंज रहा है। ईरान से 5,135 किलोमीटर दूर जर्मनी में शोर है। ईरान से 2,317 किलोमीटर दूर टर्की में विरोध की गूंज है। ईरान से 9,981 किलोमीटर दूर कनाडा में हिजाब से आजादी के नारे लग रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर ये सारे देश ईरान से बेशक दूर दिखाई देते हैं, लेकिन आज हिजाब के खिलाफ ईरान की महिलाओं की लड़ाई में ये सब साथ खड़े हैं।
इन सारे देशों में हिजाब के विरोध की आवाज एक है, महसा आमिनी। ये तस्वीरें टर्की के इस्तांबुल की हैं, जहां ईरानी लोगों ने रैली की। नारेबाजी हो रही थी और हाथ में महसा आमिनी के पोस्टर थे। टर्की में हिजाब के विरोध में महिलाएं तब तक नारेबाजी करती रहीं जब तक पुलिस ने रास्ता बंद नहीं कर दिया। पुलिस किसी दीवार की तरह खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी ये महिलाएं आगे बढ़ती रहीं। ये आवाज जर्मनी में हिजाब के विरोध की दस्तक है। यहाँ ईरान की महिलाओं के समर्थन में लोग कदम ताल कर रहे हैं। हाथ में महसा आमिनी के पोस्टर लेकर खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर ये भी है, जहां महिलाएं अपने बाल काट रही हैं। जहां जहां ईरान की महिलाओं के साथ खड़े होने वाली भीड़ है, वहां वहां महसा आमिनी के पोस्टर हाथों में दिखाई दे रहे हैं। वही महसा आमिनी जो आज दुनिया भर में हिजाब के विरोध में उठ रही आवाज का प्रतीक बन गई है। ये विरोध प्रदर्शन कनाडा के टोरंटो में हुआ। महसा आमिनी की तस्वीरों के साथ साथ इन विरोध प्रदर्शनों में एक नारा भी है जो हर जगह गूंज उठा है। ज़ेनज़ियान आजादी, यानी महिलाएं, उनकी जिंदगी और आजादी। ईरान से लेकर टोरंटो और जर्मनी तक कुर्दी भाषा का ये नारा सुनाई दे रहा है। ये नारा कुर्दिस्तान और उसके आसपास एक पितृसत्तात्मक समाज में कुर्द और दूसरी अल्पसंख्यक महिलाओं के उग्र विरोध का प्रतीक रहा है। ज़ेनज़ियान आजादी किसी भी समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता के महत्व को दिखाता है। ये नारा 2018 में दुनिया भर में प्रचलित हुआ था और आज एक बार फिर से कुर्दिस्तान से शुरू हुए इस विरोध की आवाज बन रहा है। महसा आमिनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद विरोध में महिलाएं बाल काटते हुए वीडियो भी शेयर कर रही हैं। इटली के बोलोनिया में भी एक महिला ने ऐसी ही वीडियो शेयर की, जिसमें वो अपने बाल काटती हुई दिखाई दे रही है। विरोध का ये तरीका ईरान के हिजाब कानून के खिलाफ सबसे तेज प्रहार माना जा रहा है, क्योंकि ईरान में 7 साल की उम्र से अगर लड़कियां अपने बालों को कवर ना करें तो उन्हें स्कूल जाने की इजाजत नहीं मिलती। महिलाओं को बाल ढके बिना नौकरी नहीं मिल सकती। एक 22 वर्ष की ईरानी लड़की का अपनी आजादी, अपनी मर्जी के लिए आवाज उठाते हुए चले जाना दुनिया भर की महिलाओं को आवाज दे गया है। वो महिलाएं जिनके लिए हिजाब मजबूरी बन गया था और वो आवाज नहीं उठा पा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उन 3 ऐलानों की, जिनका असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि रूस भारत का पुराना और सच्चा मित्र है। इसे यूक्रेन वॉर जोन में पुतिन की 3 चालें या फिर पुतिन की 3 पत्ती भी कहा जा रहा है। यूक्रेन वॉर को निर्णायक मोड़ पर लाकर खत्म करने के लिए अब पुतिन लुहांस्क और दोनेत्स्क समेत यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह की चाल चल रहे हैं। इन इलाकों में विरोधी गुटों ने जनमत संग्रह का ऐलान भी कर दिया है। यूक्रेन और अमेरिका की तरफ से किसी संभावित प्रतिरोध के खिलाफ अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। और आखिर में पुतिन ने सबसे बड़ा दांव खेलते हुए रूस की संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में इशारों में ही परमाणु हमले की धमकी भी दे दी है। रूस
के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क को रूस में मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। इन इलाकों में जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया गया है और अगर किसी भी देश ने इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसके लिए रूस का परमाणु बम भी तैयार है और 3 लाख रिजर्व सैनिक भी। यूक्रेन वॉर को 6 महीने बीत चुके हैं और अब यही लग रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन के साथ ज्यादा दिनों तक आंख मिचोली खेलने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब रूस की साख बिदाओं पर लगी है और अपनों का दबाव भी बढ़ रहा है। और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 बड़े ऐलान करके अपने इरादे साफ कर दिए कि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन वॉर जोन फिर से गर्म होने जा रहा है। लेकिन पुतिन का जो ऐलान दुनिया को सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला है वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ा है। पुतिन ने अपने दुश्मनों को एक बार फिर से याद दिलाया है कि उनके हथियारों के जखीरे में दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार मौजूद हैं, जिनका वो समय समय पर प्रदर्शन भी करते रहते हैं, जिनका निशाना रूस का हर दुश्मन है। पुतिन ने पहले आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस को परमाणु ब्लैकमेल कर रहे हैं। ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में गोलीबारी करवाई गई। नेटो के बड़े नेताओं ने रूस पर बड़े हमले की धमकी दी। इसके अलावा रूस के खिलाफ विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी दी जा रही है। और नेटो देशों की धमकी के बाद पुतिन ने यह भी बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश इन धमकियों का जवाब कैसे दे। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. वैसे दुनिया के जो नेता पुतिन को जानते हैं वो पुतिन की धमकी को ब्लफ समझ भी नहीं सकते, क्योंकि अब तक पुतिन ने जो कुछ कहा है वो करके भी दिखाया है। और अब पुतिन आने वाले दिनों में यूक्रेन में बहुत कुछ करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिनों से आप यूक्रेन में रूस की सेना के कुछ इलाकों से पीछे हटने की खबरें सुन रहे थे, लेकिन अब रूस यूक्रेन वॉर जोन में ज्यादा ताकत झोंकने जा रहा है। इसके लिए रूस ने अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया है और यूक्रेन युद्ध के लिए लामबंदी का ऐलान कर दिया है। रूस ने युद्ध में अधिक ताकत झोंकने के संकेत भी दे दिए हैं और कहा है कि डोनबास में लोगों की रक्षा के लिए रूस हर प्रयास करेगा। फिलहाल रूस ने सेना में सेवाएं दे चुके लोगों को वापस बुला लिया है। Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. इसके अलावा रूस की एयरफोर्स के 600 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी यूक्रेन के नजदीक तैनात कर दिए गए हैं, जो एक इशारा मिलते ही यूक्रेन पर बड़ा हमला करने को पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार पुतिन इतनी आक्रामक तैयारी क्यों कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस अब उन इलाकों पर पूरी तरह से कब्जे की तैयारी कर रहा है जिनको अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के नाम पर इस वॉर की शुरुआत की गई थी। फिलहाल इन इलाकों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। और अब इन इलाकों में मौजूद रूस समर्थित विद्रोही गुटों ने रूस में पूरी तरह शामिल होने के लिए जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया है। जिन इलाकों में जनमत संग्रह का ऐलान किया गया है उसमें डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया क्षेत्र शामिल है। शुक्रवार से इन इलाकों में जनमत संग्रह शुरू भी हो जाएगा और इसका नतीजा रूस के पक्ष में आने पर, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, रूस की सेनाएं यहां पर जम जाएंगी और यहां पर हमले का ठीक वैसे ही जवाब देंगी जैसा रूस की जमीन पर हमले के खिलाफ दिया जाता है।
यानी इन इलाकों पर हमला किया गया तो रूस अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो अपने भाषण में कहा है कि 3 लाख रिजर्विस्ट सैनिकों का पार्शियल मोबिलाइजेशन करने वाले हैं, यह एक संकेत है कि वह यूक्रेन के साथ अपने जो कॉन्फ्लिक्ट में पीछे नहीं हटने वाले हैं। और जो वेस्ट से एक नैरेटिव आ रहा है कि रशिया को शायद कुछ सेटबैक हुआ है अभी अपने यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, तो यह भी उसके एक उत्तर की तरह देखा जाना चाहिए। और इसीलिए रूस को अपनी सेना के रिजर्व सैनिकों को बुलाना पड़ा। पुतिन को परमाणु धमकी देनी पड़ी, क्योंकि इस जनमत संग्रह को यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी खारिज कर रहा है। अमेरिका ने रूस की लामबंदी और जनमत संग्रह को यूक्रेन में जंग में मिल रही सफलता के बाद बौखलाकर उठाया गया कदम बताया है। We reject Russia's actions unequivocally, and we will continue to work with our allies and partners to impose costs on Russia and to provide historic support for Ukraine. यानी अमेरिका रूस के लुहांस्क और दोनेत्स्क पर कब्जे के बावजूद यूक्रेन को हथियारों का सपोर्ट जारी रखेगा। अमेरिका यूक्रेन को कुछ घातक हथियार भी दे सकता है। ऐसे में रूस जो उन हथियारों की आपूर्ति पर भी भड़का हुआ है, यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को भी निशाना बना सकता है और यूक्रेन की वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और देश हित में अब आपको तानाशाह की नींद उड़ाने वाला शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। साउथ कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया की सीमा के पास अपनी मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन किया है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर, टैंक, रॉकेट लॉन्चर्स और बख्तरबंद गाड़ियों ने जबरदस्त तरीके से हमला किया। इस युद्धाभ्यास को साउथ कोरिया में होने वाले डिफेंस एक्सपो का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। साउथ कोरिया के शक्ति प्रदर्शन का यह वीडियो आप भी देखिए।